नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हूं। जो पिछले 3-4 दिनों से वायरल फीवर का जो प्रकोप था, वो लगभग चला गया है और मैं बार-बार शुक्रगुज़ार हूं, बार-बार मैं आभारी हूं अपने किस्सा-गोई परिवार का, जिन्होंने मेरे स्वास्थ्य के प्रति बराबर चिंता व्यक्त की। और बहुत से लोगों ने इसके उपचार के लिए भी तमाम बातें कही हैं। सबका हृदय से आभार। आज की घटना राजस्थान से संबंधित है। आज का वाकया, आज का क्राइम, आज का अपराध प्रदेश राजस्थान से संबंधित है। बात 14 जून 2022 की है। इसी साल की है, लेकिन हालिया नहीं है। जयपुर जेल में बंद एक अपराधी, जिसकी उम्र 20 वर्ष थी, नाम था रमेश यादव। इसको शाहपुर पुलिस ने एक आर्म्स एक्ट के मामले में कुछ शस्त्रों की बरामदगी हुई थी। उसकी बरामदगी हुई थी और कुछ की बरामदगी होनी बाकी थी। उस सिलसिले में प्रोडक्शन वारंट पे इसे शाहपुर लाया गया। पुलिस को ये जानकारी थी कि इसने बाल सुधार गृह में एक दूसरे, ये खुद भी बाल सुधार गृह में था, एक दूसरे बाल सुधार गृह के बाल अपचारी यानी बाल अपराधी की बाल सुधार गृह के भीतर ही हत्या कर दी थी। यानी पुलिस इसकी शातिराना हरकतों से वाकिफ थी। और जब जिस काम के लिए पुलिस थाने पर लाती है, कोई बरामदगी हो, कोई पूछताछ हो, कोई अनावरण हो, किसी केस की डिटेल जानने के लिए हो, किसी हत्या का खुलासा करने के लिए हो, किसी लूट में लूटे गए माल की बरामदगी हो, और अगर सही रिजल्ट पूछताछ से नहीं मिलता तो पुलिस फौरन अपने पर आ जाती है। मैं बहुत बार बता चुका हूं, पुलिस जब परेशान होती है तो अपने पर आ ही जाती है। और शाहपुर में पुलिस कुछ ज्यादा ही अपने पर आ गई। और जब सभी श्रेणियां समाप्त हो गईं पूछताछ की, विशिष्ट श्रेणी भी, अति विशिष्ट श्रेणी भी, झटका भी, सारी श्रेणियां जब समाप्त हो गईं और बताते बताते वो बेदम सा हो गया, उसे ऐसा लगा कि पुलिस हमसे कुछ और पूछने के लिए इतना दबाव बना रही है। फिर अचानक उसने ये कहा कि साहब अब बंद कर दीजिए, मैं बताता हूं। पुलिस भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अब ये क्या बताएगा। हमें जिस चीज की जानकारी करनी थी वो ये बता नहीं रहा है। कुछ असलहों के या आर्म्स के लेन देन का एक मामला था जो पहले से पंजीकृत था थाने में, उसी के सिलसिले में पुलिस पूछताछ कर रही थी। उसने ये बताया कि चलिए साहब, मैं लाश बरामद करवा दूंगा। पुलिस के होश फाख्ता हो गए कि साहब ये लाश कहां से आ गई। खैर, पुलिस ने भी ऐसा शो किया जैसे हाँ हाँ बस यही तो जानना चाह रहा था मैं। उसने ये बताया कि मैंने 16 साल की उम्र में जो हत्या की थी, आज तक पुलिस उसका खुलासा नहीं कर पाई है। और आप लोग शायद इसीलिए मुझसे ये सब कुछ पूछना चाह रहे हैं। कभी कभी जैसे ये कहते हैं ना, मिसकम्युनिकेशन में भी किसी का फायदा किसी का नुकसान हो जाता है।
उसे बार बार ये लगने लगा था कि हमसे खाली रिकवरी के लिए इतनी इतनी श्रेणियां मुझ पर क्यों अप्लाई हो रही हैं। लिहाजा उसने बताना शुरू किया। उसने ये बताया कि साहब, जिस व्यक्ति को मैंने मारा था उसका नाम था विनोद भूमला। जुलाई 18 में उसने और उसके एक साथी सागर चौधरी ने विनोद भूमला को मोटरसाइकिल सहित अगवा कर लिया था और उसको अगवा करने के बाद उसकी हत्या की। हत्या करके लाश मनोहरपुर थाना क्षेत्र के कुआं देवबख्श वाली ढाणी पर एक सुनसान सूखे हुए कुएं में उसे डाल दिया। फिर ये लगा कि इसकी बदबू होगी, गांव वाले इकट्ठा होंगे, लाश बरामद होगी, लोग ढूंढेंगे, हो सकता है पुलिस हम तक पहुंच भी जाए। लिहाजा उसने दोनों ने इनके, एक तो उसकी लूटी हुई मोटरसाइकिल लूटी हुई है जिसके सहित उसने अपहरण किया था, दूसरी इसकी अपनी मोटरसाइकिल, दोनों पर एक एक कट्टे खड़ा नमक ही जो ग्रामीण अंचल है वहां खड़ा नमक ही बेचा जाता है। एक एक कट्टे का मतलब लगभग 200 किलो नमक लाकर कुएं में डेड बॉडी के ऊपर फेंक दिया। बात चूंकि उसने बताई जुलाई की थी, तो कुएं में फेंका होगा, उसके बाद जब पानी जुलाई अगस्त में पानी बरसा होगा, थोड़ा बहुत पानी उसके भीतर गया होगा, नमक मेल्ट किया होगा, उसके ऊपर पानी हो सकता है आग भर गया हो, बहुत ऊपर नहीं, 6 इंच 8 इंच 1 फीट पानी अगर हुआ तो फिर उसमें सब कुछ गल ही जाना था, कोई दुर्गंध नहीं आनी थी। जब ये उसने चौंकाने वाली बात बताई तो शाहपुरा की रायसर थाना पुलिस और एफएसएल की टीम इकट्ठा की गई कि भाई ये कहां का मामला है। उसको लेकर ये लोग वहीं पहुंचे, देवबख्श वाली ढाणी के उस कुएं पर। एफएसएल की टीम कुएं में उतारी गई और वहां एक पूरा का पूरा नरकंकाल मौजूद मिला। नरकंकाल को बाहर निकाला गया, उसमें अंडरवियर की इलास्टिक और प्लास्टिक की चप्पल, सिर्फ यही 2 पहचान वाली वस्तुएं थीं। बाकी सब कुछ गल चुका था, पूरा फ्लैश और हड्डी का जो हिस्सा बचा होगा वो बचा होगा, लेकिन था पूरा का पूरा नरकंकाल। बहरहाल विनोद भूमला के घर वालों को बुलाया गया और उन्होंने चप्पल और अंडरवियर की उस की जो इलास्टिक होता है उससे विनोद भूमला की पहचान की। हड्डियों के को सील किया गया, सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद विनोद भूमला के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी आए कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। तो ये पता लगा कि उसने 16 साल की उम्र में ही एक गैंग बना लिया था और इस गैंग की सूचना या इस गैंग का इंदराज थाने के अभिलेखों में भी हो गया था। बताया गया कि विनोद भूमला पहले उसने अपने 4, 6, 10 साथियों के साथ एक गैंग बनाया और फिर जो उसके इलाके के नए लड़के जो तेजी दिखाने वाले थे, किसी को राह चलते पीट देना,
किसी के यहाँ फ्री से सामान ले जाना, अपनी तरह के दूसरे गैंग के लोगों को चिन्हित करना शुरू किया विनोद भूमला गैंग ने, इसलिए कि उसकी वसूली इलाके में बढ़ जाए और जो छोटे मोटे वसूली करने वाले हैं वो खत्म हो जाए। एक दूसरे पर वार होने लगा। ध्यान रखिएगा, उम्र सिर्फ 16 साल। बाकायदा अपने गैंग का नाम भी उसने रख लिया। नाम था भाई राज गैंग। मर्डर के करीब 20 दिन पहले दोनों गैंग का आमना सामना हो गया। दोनों गैंग मोटरसाइकिल पे 10-10, 15-15 मोटरसाइकिलें, सबके पास असलहे। वो इसको ढूंढ रहे थे, ये उसको ढूंढ रहा था। लड़ाई वर्चस्व की थी। इलाके का सरदार कौन होगा, इस उम्र की बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो ये बहुत कॉमन बात है, लेकिन इस उम्र में इलाके का सरदार कौन होगा। और सभी उसी उम्र के 16, 17, 18, मैक्सिमम उम्र उसमें 18, 19 की रही होगी दोनों गैंग में। विनोद भूमला थोड़ा सा ज्यादा उम्र का था। बहरहाल इसका जो भाईराज गैंग था, भाईराज गैंग का सागर चौधरी, ये उनकी पकड़ में आ गया, विनोद भूमला गैंग के। और बाकी लोग धीरे धीरे करके भाग गए। सागर चौधरी की पूरे गैंग ने मिलकर पिटाई की। दबाव उस पे ये कि कल से भाईराज गैंग का साथ छोड़कर मेरे गैंग में शामिल हो जा। खैर पिट पिटा के जब वो अस्पताल गया, वहां गैंग लीडर रमेश यादव ने बातचीत की और ये कहा कि शामिल क्या होना है, हम उसको मारेंगे। अब हमें वसूली बाद में होगी, पहले उसको मार लिया जाए, क्योंकि पूरे इलाके में शोर हो गया कि सागर चौधरी को विनोद भूमला गैंग के लोगों ने पीटा है और बहुत ज्यादा मारा है। 4 से 10 दिन में जब वो ठीक हो गया सागर चौधरी, तो इन लोगों ने अपने जो इनके पास 10-20 लड़के थे यंग एज के, इनको लगा के उसकी लोकेशन लेनी शुरू की। और रात के समय जब वो घर की तरफ जा रहा था, उसका अपहरण करके और हत्या कर दी। उसके बाद उसके ऊपर 2 कट्टे नमक भी डाल दिए। ये उसका पहला मर्डर था, पहली हत्या थी एज गैंग लीडर। और फिर इलाके में दबदबा बन गया। इलाका क्या, शाहपुरा एक कस्बा है जयपुर का, राजस्थान के राजधानी का, उसका भी छोटा हिस्सा है, जहां मतलब इनका जो कैशमेंट एरिया होगा वो बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन अपने इलाके में ही सही दबदबा बनाने के लिए ये घटना पर्याप्त थी। ये किसी को नहीं बताया गया किसने मारा, ये हुआ, गायब हो गया। पुलिस ने भी बहुत तलाश की, गुमशुदगी ही लिखी हुई है अब तक। बॉडी रिकवर होने के बाद ये धारा 302 यानी हत्या के में पंजीकृत किया गया। हल्ला सिर्फ ये किया इसने भी और बाकी लोगों ने भी मिलकर कि हमसे डर कर भाग गया। अगले साल जब ये 17 वर्ष का हुआ रमेश यादव, तो इसने 21 अक्टूबर 2019 को जयपुर के विश्वकर्मा थाने के राहुल सैन नाम के युवक का अपहरण कर लिया। पहली बार सक्सेसफुल क्राइम करने के बाद उसी मोडस ऑपरेंडी से दूसरा क्राइम किया। राहुल सैन का अपहरण किया और अपहरण में रमेश यादव भी नामजद हुआ 17 साल की उम्र में। और
19 अक्टूबर 2019 को मनोहरपुर के बोरवेल में, ठीक वैसा ही जैसा इसने पहले कुएं में फेंका था, वैसे ही उसको बोरवेल में डाल दिया और बोरवेल में ही राहुल सेन की लाश मिली थी। पुलिस ने अनावरण किया और 17 साल की उम्र में ही जो भाईराज गैंग के मुखिया, भाईराज गैंग के गैंगस्टर 17 वर्षीय रमेश यादव को जेल क्या, बाल सुधार गृह भेजा गया। अब आदत से मजबूर बाल सुधार गृह में भी दबदबा बनाने के लिए वहां का एक बाल अपचारी, जो उसी की तरह दूसरा गैंग उस बाल सुधार गृह में चलाने लगा था, उसका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध से बहस हुई और 18 मई 2022 को बाल सुधार गृह के भीतर ही रमेश ने अनिरुद्ध की हत्या कर दी। पुलिस के पास कोई और चारा नहीं था कि साहब अब ये 18 का पूरा हो गया है, इसे जयपुर जेल शिफ्ट कर दिया जाए। और 22 मई को उसे बाल सुधार गृह से जयपुर जेल भेज दिया गया था। बाल सुधार गृह से प्रोडक्शन रिमांड लेना, प्रोडक्शन वारंट पे किसी को ले आना, पूछताछ करना, ये थोड़ा सा ऐसा काम है कि पूछताछ के दरमियान थोड़ा ऊंच नीच हो जाए तो 18 साल से कम उम्र के भले ही अपराधी है, उसको नाबालिग माना जाता है और फिर इसका बड़ा हल्ला होता है कि साहब नाबालिग के साथ पुलिस ने बड़ा गलत किया और नाबालिग के साथ पुलिस ने मारपीट की, नाबालिग को टॉर्चर किया, इस तरह की बात होने लगती है। तो जैसे ही ये बालिग हुआ और जयपुर जेल शिफ्ट किया गया, शाहपुर थाना इसे प्रोडक्शन वारंट पर ले आया अपने मजिस्ट्रेट के यहाँ। वहाँ इससे उस आर्म्स की लेन देन, कहीं आर्म्स बरामद हुए होंगे, बताया गया होगा कि साहब इसे हमें ये रमेश ने दिया था, जो भाईराज गैंग का मुखिया था। पूछताछ में रमेश ने कई और घटनाएं बताई। एक घटना उसने जेल तोड़कर भागने के प्रयास की बताई, जो कहीं लिखी हुई नहीं थी। मुहाना में अवैध हथियारों के साथ डकैती की एक घटना बताई। मनोहरपुर थाना इलाके में कोचिंग संचालक पर को गोली मारने की घटना बताई, जिसमें वो बच गया, बाद में घायल हुआ था लेकिन बच गया। नकबजनी की कई वारदातें विनोद ने बताई और विनोद भूमला का मर्डर तो खुल ही गया उसके निशानदेही पर लाश की बरामदगी के बाद। खैर, पुलिस ने उसे इस नए क्राइम में, और जितने क्राइम उसने बताए थे, इस क्राइम में फिर से वापस जेल भेज दिया। आज की घटना वैसे तो सामान्य घटना है, किसी का मर्डर किया, नहीं खुला, उस समय 4 साल बाद मिल गया। लेकिन आज की घटना को राजस्थान में गैंगस्टर्स, गैंग और गैंग वार से जोड़कर देखिए, वैसे तो अपराध की दृष्टिकोण से राजस्थान अपेक्षाकृत कम अपराध वाला राज्य है। समाज को लार्जली जो इफेक्ट करने वाले क्राइम हैं, जैसे चेन स्नैचिंग है, लूट है, डे लाइट रॉबरी है, बैंक डकैती है, यानी इस तरह के जो अपराध हैं, ये अपेक्षाकृत उत्तर भारत के राज्यों में अपेक्षाकृत राजस्थान में कम है। कारण और भी हो सकते हैं, क्योंकि आबादी बहुत घनी नहीं है, विरल है, कम्युनिकेशन का अच्छा साधन है, तो इस वजह से भी, लेकिन ये सामान्य रूप से कम है। वहाँ के लोगों में ऐसा भय नहीं होता कि साहब हम जा रहे हैं, कोई कट्टा दिखा के हमारा पर्स छीन लेगा, इस तरह की बात, यानी इस तरह के छोटे मोटे क्राइम
जो वास्तव में समाज को बहुत अफेक्ट करते हैं, वो अपेक्षाकृत कम है। लेकिन गैंग वार के मामले में, गैंग्स के मामले में, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स के मामले में राजस्थान पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल टॉप पर चल रहा है। सीकर में आप सभी ने अभी देखा होगा, देहत जो राजू तेहत, इसकी किस तरह से इसके घर में ही 4 लोगों ने हत्या की थी। और फिर उसी के फॉलो अप में आपने सभी अखबारों में, टीवी चैनल्स में ये देखा होगा कि वहां का गैंगवार राजस्थान का इस समय अपने चरम पर है। वैसे गैंगवार की हिस्ट्री राजस्थान की बहुत पुरानी नहीं है। गैंगवार के बारे में जब मैंने जानना शुरू किया, गैंग्स और गैंग वॉर्स के बारे में, तो मुझे ये जानकारी इंटरनेट से ही मिली कि सिर्फ 25 साल पहले गैंगवार की पहली किलिंग भेराराम की हत्या से हुई थी। और पिछले 4-5 सालों में तो हद ही हो गई है। भेराराम के बाद दूसरा गैंगस्टर जो पनप कर ऊपर आया वो आनंद पाल था, जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। बड़ा तमाशा हुआ था उसके बाद। और उसका गैंग जो एक लेडी डॉन इस समय चला रही है, बड़ा सुर्खियों में है राजू तेहत की हत्या के बाद। तो भेराराम के बाद ये आनंद पाल से होते हुए ये लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंगस्टर्स हैं, ये उसी का लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लिए काम करने वाला आदमी बताया जाता था राजू तेहत। रोहित गोदारा, राजू तेहत, केसर दुगौली, श्यामा बिदौली, बलबीर बनूदा, ये नाम आज की तारीख में राजस्थान में बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। ये सब शुरू हुआ था शराब के, इल्लीगल शराब के व्यवसाय में एक अधिकार को लेकर। एक एक करके लोग कूदते गए, रंजिश बढ़ती गई, पैसे पर कब्जा करने की होड़ लग गई, व्यवसाय पर कब्जा करने की होड़ लग गई और गैंग्स फलने फूलने लगे। शुरुआत तो ये शराब व्यवसाय पर, जो अवैध शराब का व्यवसाय है उस पर कब्जे से हुई, लेकिन फिर ये अलग अलग क्षेत्रों में घुस गई। किसी गैंग ने अगर 2 मर्डर कर दिए, उसका नाम हो गया, तो फिर वो जो रियल एस्टेट के लोग हैं, सबसे पहले उनको धमका के वसूली शुरू हुई। फिर उसके बाद कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग चलाने वालों से पैसे की वसूली शुरू हुई। क्रशर के मालिक, व्यापारी, फिर जब उनका लीडर मारा जाता है तो जो मारता है वो फौरन वसूली शिफ्ट कर लेता है अपनी तरफ। सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी इसी एक्सटॉर्शन मनी, गुंडा टैक्स पर हुई थी। और इन्हीं गैंगस्टर्स के आपस के लॉरेंस बिश्नोई पे आरोप है कि उसने पैसे मांगे थे और सिद्धू मूसेवाले ने नहीं दिए, और फिर उसको बताने के लिए कि जो हमें पैसा नहीं देगा उसका क्या हश्र होगा, ये सिद्धू मूसेवाले की इतनी ब्रूटल हत्या कर दी गई। राजू तेहत तो बाकायदा उसने ग्रुप बना रखा था। हजारों रील्स और वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिलेंगे। आरटीजी ग्रुप, राजू तेहत गैंग ग्रुप। बाकायदे आरटीजी वो लिखता था, कहीं कहीं ग्रुप को, आरटीजी को राजू तेहत ग्रुप लिखते थे, और कहीं कहीं बाकायदे खुलेआम राजू तेहत गैंग लिखा जाता है, वह लिखा गया है। सोशल मीडिया साइट्स पर आप जाके देखेंगे खाना कैसे खा रहे हैं, चल कैसे रहे हैं, कितने हथियार वाले बगल चल रहे हैं,
काले कपड़ों में ब्लैक कैट कमांडो जैसे दिखने वाले कितने लोग घेरे हुए हैं, गाड़ी पर कैसे बैठे, गाड़ी से कैसे उतरे, इन सब की रील्स आपको मिलेंगी। यही आज की बड़ी समस्या है। और इसमें इतना आकर्षण हो गया है, इतना आकर्षण हो गया है कि 15-15, 16-16 साल के लड़कों को भी जैसे है ना शौक चढ़ा गया है। जो मैंने आपको बताया, भाई राज गैंग बना दिया 16 साल की उम्र में रमेश यादव ने, सिर्फ इसलिए कि दूसरा आदमी अपना गैंग बनाकर वसूली कर रहा था, विनोद भूमला। तो समस्या यह है कि गैंग और गैंगस्टर्स, उनकी चमक दमक, उनका महिमा मंडन, दबदबा, पैसा और सोशल मीडिया पर उनकी चमक धमक, ये इस कदर हावी हो गई है नौजवानों के दिमाग में कि 15-15, 16-16 साल के बच्चे भी अपना गैंग बनाकर इसी तरह काम करने की ललक पालने लगे हैं। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। अगर सोशल मीडिया पर इस तरह का महिमा मंडन, दिखावा और आकर्षण कम न किया गया तो ये आगे चलकर बड़ी मुसीबत के रूप में सामने आएगा। समाज और पुलिस दोनों को हर हाल में सख्ती से इस दिखावे को, इस शोषे को, इस भौकाल को, इस रौले को जो सोशल मीडिया पर आता है, इसे कम करना होगा, बंद करना होगा, वरना ये अपरिपक्व दिमाग को प्रदूषित कर रहा है। तो राजस्थान में जो गैंगवार्स हैं और उनसे लोगों की जो रील्स घूम रही हैं, इसको हर हाल में बंद करना होगा, सख्ती से बंद करना होगा, कानूनन बंद करना होगा, वरना ये आगे चलकर हमको आपको परेशान करेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर जिले के मनोहरपुर थाना इलाके में कुएं में मिला ये कंकाल 19 साल के युवक का है, जिसकी 4 साल पहले हत्या कर शव को कुएं में डाल दिया गया था। इसका खुलासा पिछले दिनों तब हुआ जब आर्म्स एक्ट में पकड़े गए बदमाश ने हत्या की बात कबूली। आरोपी ने आपसी रंजिश की वजह से मृतक विनोद की अगवा कर हत्या कर दी और शव की शिनाख्त न हो और कुएं से बदबू न आए, इसके लिए शव पर 2 कट्टे नमक भी डाल दिए थे। इस वारदात में उसके साथ एक और शख्स भी शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।